इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो बर्फ के ऊपर बहुत ही तेजी से दौड़ रहा होता है। ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो भागते भागते बहुत ही थक जाता है, इसीलिए बर्फ के ऊपर नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि कोई उसको जिंदा ही दफना देते हैं। और फिर उस बच्चे के पेरेंट्स को हम देखते हैं जो एक इंटरव्यू में कहता है कि उसके बच्चे खेलने के लिए गए थे और उसके बाद कभी भी वापस नहीं आया, और उन लोगों को भी पता नहीं है कि आखिर उनके बच्चे के साथ आखिर हुआ क्या था। और फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ से बहुत सारे मिसिंग रिपोर्ट्स आने लगता है और एक साथ 50 से 100 लोग भी गायब होते जा रहे थे। आखिर ये लोग कैसे गायब हो रहे थे, इसका मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हम इस मूवी के प्रेजेंट टाइम में 5 दोस्तों को देखते हैं जो एक गाड़ी में स्कीनिंग करने के लिए एक बर्फीले इलाके में आते हैं, जिन लोगों का नाम जेनी, एरिक, माइकल, इनगन एंड टोबियस होता है। लेकिन उन लोगों को कोई भी प्लेटफॉर्म खाली नहीं मिलता है, इसलिए ये सभी लोग एक नए इलाके में स्कीनिंग करने के लिए जाते हैं जहाँ पर चारों और बहुत ही बर्फीले इलाके होते हैं और सभी लोग वहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन स्कीइंग करते समय टोबियस की अचानक एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसकी पैर की हड्डी बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, जिसे इलाज के बिना ठीक करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन वहाँ पर रात भी होने लगा था और उन लोगों का गाड़ी बहुत दूर होता है, इसीलिए जेनी को वहाँ पर एक घर दिखाई देते हैं। तभी घर के पास जाने पर उसे वहाँ पर होटल जैसा लगता है, लेकिन होटल का दरवाजा बंद होता है, इसीलिए उन लोगों का एक दोस्त होटल की खिड़की की कांच तोड़ के अंदर जाके दरवाजा खोल देता है और अंदर जाके वो सभी लोग फास्ट एड बॉक्स ढूंढता है। लेकिन उन लोगों को वहाँ पर फास्ट एड बॉक्स नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पर उन लोगों को बहुत सारे अल्कोहल मिल जाता है, जिसे जेनी वहाँ पर अल्कोहल से उस घाव को साफ करके पास में मिले ग्लू से उस घाव को चिपका देता है और उसे एक पेन किलर भी दे देता है, जिससे उसे काफी राहत मिलता है। दूसरी तरफ वहाँ पर बहुत रात हो रहा था, इसलिए जनरेटर ऑन करने के लिए 3 दोस्त जनरेटर रूम में जाते हैं और जेनी टोबियस के पास ही रह जाता है। और तभी जेनी को लगता है कि कोई होटल का दरवाजा खुल रहा है, इसीलिए जेनी चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है और जेनी सोचता है कि हवा की वजह से शायद दरवाजा खुल गया होगा। दूसरी तरफ माइकल को जनरेटर मिल जाता है और माइकल जनरेटर ऑन कर देते हैं और फिर माइकल और इनगुन होटल को एक्सप्लोर करने लगता है और उन लोगों को एक जला हुआ रूम मिलता है जिसके दीवारों पर लोगों की खाल लगे हुए थे। ये सब देखकर वे सब बहुत ही डर जाते हैं, इसलिए वहाँ से जल्दी बाहर निकल आते हैं। दूसरी तरफ होटल में बिजली आने के कारण लाउड म्यूजिक बजने लगता है और जेनी को एक डायरी भी मिलता है जो सन 95 का था। वहाँ पर लिखा होता है कि आप आशा मत खोइए, आपके बेटे आपको जरूर मिलेंगे। और पास में एक इमेज भी चिपका हुआ था, जिस इमेज में हम वही फैमिली को देखते हैं जिस फैमिली ने अपने बच्चे के लिए इंटरव्यू दे रहा था मूवी के स्टार्टिंग में। और वहाँ पर हर एक चीज बहुत ही पुराना होता है, लेकिन इस बात को कोई भी नोटिस नहीं करता है और वो ये सब बहुत ही एंजॉय करता है। और कुछ समय के बाद उन लोगों को नींद आने लगता है, इसलिए एरिक और जेनी टोबियस के पास ही रह जाता है और माइकल और इनगुन मस्ती करने के लिए अलग कमरे में चले जाते हैं। लेकिन रात में माइकल और इनगुन के बीच लड़ाई हो जाता है, इसीलिए माइकल वहां से बाहर आते हैं और लाउड म्यूजिक के बीच अल्कोहल पीने लगता है। दूसरी तरफ एनगुन को एहसास होता है कि कोई उसका रूम में है, इसलिए एनगुन भागकर उनके पास आने लगता है, लेकिन वहां पर आने से पहले किसी ने उसे पीछे से मार के उसे नीचे गिरा देता है और वो बहुत ही चिल्लाता है। लेकिन लाउड म्यूजिक होने के कारण उसके चीख कोई भी नहीं सुनता है। दूसरी तरफ वो खूनी से बचकर एनगुन बचने के लिए अलग रूम में शिफ्ट होता है, लेकिन वहां पर भी वो खूनी आ जाता है और उसे मारने लगता है। हालांकि माइकल उसके सामने ही होता है, लेकिन लाउड म्यूजिक के होने के कारण माइकल उसे नहीं सुनता है। और फिर सुबह होता है जहां पर माइकल एनगुन के लिए खाना लेके आते हैं, लेकिन माइकल बुलाने पर भी एनगुन दरवाजा नहीं खोलता है, इसीलिए माइकल उसकी खाना दरवाजे के पास ही रख के वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एरिक स्कीइंग करने के लिए बाहर जाते हैं और स्कीइंग करते समय वो कुछ ब्लड के निशान देखते हैं और ब्लड के निशान को फॉलो करते हुए वो एनगुन के बॉडी के पास पहुंच जाता है, जिसका बॉडी अभी फ्रेश हो चुका था और उसके बारे में वो सोचने लगता है और उसको देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाता है। और फिर एरिक के पीछे वही शख्स आ जाता है जिसने एनगुन को मारा था और फिर एरिक को भी वो मार के बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ होटल में बिजनेस चला जाने लगता है, इसीलिए जेनी और माइकल इन्वर्टर चेक करने के लिए इन्वर्टर रूम में आते हैं, जहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि फ्यूल खत्म हो गया है, इसलिए वो लोग फ्यूल ढूंढने लगता है और उन्हें थोड़ा सा फ्यूल मिलता है, लेकिन उससे काम नहीं बनता, इसलिए ये दोनों और भी फ्यूल चेक करने के लिए अलग अलग कमरों में जाकर चेक करने लगते हैं। और तभी उन लोगों को एक कमरा मिलता है जिसके अंदर बहुत सारा सामान होता है जो हर एक चीज लाइफ साइकिल के लिए जरूरत होता है। और फिर उन लोगों को और एक दरवाजा मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे फूड और बहुत सारे सामान बिखरे हुए मिलता है और उस रूम को देखकर ऐसा लगता है कि हाल ही में इस रूम को किसी ने यूज किया है। और फिर वहाँ पर उन लोगों को एक पेपर कट भी मिलता है, जिसे पढ़ने पर उन लोगों को पता चलता है कि ये होटल वही फैमिली का है जिस फैमिली को हमने इस मूवी की स्टार्टिंग में देखा
देखा था और इस होटल को साल 1975 में बंद किया गया था, यानी आज से 30 साल पहले इस होटल को बंद किया गया था। लेकिन इस होटल के हर एक चीज फ्रेश होता है और वहीं पर उन दोनों को बहुत सारे हंटिंग वेपन मिलते हैं, जिसे देखने के बाद ये दोनों काफी शौक हो जाते हैं। इसीलिए जेनी माइकल को टोबियस के पास भेज देता है और खुद एनगुन को लाने के लिए एनगुन के पास जाता है। दूसरी तरफ माइकल जब टोबियस के पास आता है तब वो देखता है कि किसी एक दरवाजे से बहुत खून निकल रहा है। इसीलिए वो जब चेक करता है तब वो देखता है कि टोबियस अभी भी ठीक है। वो एक फूड आइटम था जो माइकल आने से पहले टोबियस ने गिरा दिया था। दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जो एनगुन को बुलाने पर एनगुन दरवाजा नहीं खुलता है, इसीलिए जेनी खुद ही उस दरवाजे को खोल देता है। लेकिन उस रूम के फ्लोर पर बहुत ही ब्लड होने के कारण वो जोर से चिल्ला देता है और उसके सारे दोस्त वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वही सभी लोग समझ जाता है कि एक काम शायद वही हाइडन रूम में रहने वाला आदमी का ही होगा और उन लोगों को पता चलता है कि कोई मेन डोर खोल रहा है। इसलिए वही सभी लोग बहुत ही डर जाता है और खुद को सेव करने के लिए एक कमरे में खुद को लॉक कर देता है और जेनी कहता है कि हमें इस बारे में एरिक को बताना चाहिए क्योंकि एरिक अभी भी इस बात से अनजान है। इसलिए माइकल एरिक को बताने के लिए बाहर जाने वाला आता है, तभी ओखुनी उसके ऊपर हमला कर देता है और फिर माइकल बस के फिर से वही रूम में आ जाते हैं और उन लोगों को भी समझ आ जाता है कि सभी लोग इस होटल में रहते हुए उस खूनी का सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन लोगों को उस होटल से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए माइकल वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी कहता है कि वो एरिक और टोबियस के बिना इस होटल से नहीं जाएंगे। इसलिए माइकल अकेला खिड़की से कूदकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में फंसे हुए ट्रैप में उसका पैर फंस जाता है। इसलिए दर्द में वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वो खूनी उसके पास आ जाता है और उसे एक ही वार में उसे भी मार देता है और यह सब देखकर जेनी काफी डर जाता है और जेनी उसके वार से मरना नहीं चाहता है, इसलिए टोबियस को किचन के एक स्टोर रूम में छोड़ के वहां से बाहर निकलने का प्लान ढूंढता है और फिर जेनी उस खूनी का हिडन रूम में जाता है, जहां पर उन्हें एक शॉटगन और एक टॉर्च मिलता है। उसे लेकर वो टोबियस के पास आ जाता है और दोनों मिलकर जनरेटर रूम में जाके जनरेटर को ऑफ कर देते हैं। उसके बाद ये दोनों उस खूनी को फंसाने की तैयारी करते हैं, इसलिए जेनी एक रूम में चेक करने के लिए जाते हैं जहां पर एनगुन और एरिक होता है, लेकिन एरिक अभी भी जिंदा होता है। इसीलिए जेनी एरिक को बाहर निकलने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन एरिक चलने की हालत में नहीं होता है, इसीलिए उसी रूम में रह जाता है और जेनी उसे ऐसे ही सोए रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ टोबियस कहता है कि वो खूनी उधर ही आ रहा है, इसीलिए जेनी बाहर आ जाता है और उस खूनी को उसी रूम में नॉक कर देता है, लेकिन उस रूम में एरिक होता है, इसीलिए जेनी एक शॉटगन की मदद से उस दरवाजे को खोलता है, लेकिन खूनी एरिक को एक कब्ज की तरह यूज करते हैं। जैसे ही जेनी खूनी पर फायर करते हैं, ऐसे ही वो खूनी एरिक को भी मार देता है और उस गन में सिर्फ एक ही बुलेट होता है, इसीलिए वो खाली गन ही उस खूनी के सामने रख देता है। तभी वो खूनी टोबियस को भी मार देता है। ऐसा लगता है कि खूनी को पता है कि गन में गोली नहीं है। दूसरी तरफ जेनी भागने के लिए स्केटिंग करता है, लेकिन अंधेरा होने के कारण वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाता है, इसलिए खूनी उसे भी मार देता है और उसे भी बेहोश कर देता है और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जेनी अभी भी जिंदा है और वो खूनी उन लोगों को मुर्दा समझकर कहीं पर ले जा रहा है। तभी जेनी देखता है कि उन लोगों को एक गड्ढे के पास ले जा रहा है और उन लोगों की लाश को डेड बॉडी समझकर एक एक करके वहां पर फेंक रहा है। इसी बीच जेनी को एरिक की जेब से एक छुरी मिलता है, इसे लेकर वो खूनी पर अटैक कर देता है और वो खूनी भी जेरिक पर अटैक कर देता है, लेकिन जेनी जैसे तैसे करके उस खूनी का सनग्लास निकल लेता है, जिसे कुछ सेकंड के लिए वो खूनी कुछ भी देख नहीं पाता है और इसी बीच जेनी उसके कुल्हाड़ी से उसके ऊपर हमला करके उसे बहुत ही जख्मी कर देता है और उसे वही गड्ढे पर फेंक देता है। और फिर हमें इस खूनी का फ्लैशबैक से पता चलता है कि एक खूनी कोई और नहीं है, जो मूवी के स्टार्टिंग में हमने जिस बच्चे को देखा था यही बच्चा एक खूनी है। दरअसल उस बच्चे की बर्थमार्क के कारण उसे हर कोई चिढ़ाता था और उसके पेरेंट्स को भी उस बर्थमार्क के कारण काफी बेइज्जती का सामना भी करना पड़ा था। और जो सीन हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था उस बच्चे के पीछे कोई और नहीं, उसके पेरेंट्स ही उसे भगा रहा था, जो अपने बेइज्जती के कारण उसे जिंदा ही दफना देते हैं। लेकिन वो बच्चा जैसे जैसे करके वहां से बच जाता है और तब से वो सभी से बदला लेने के लिए सबको मार रहा था। खैर अभी इसी तरह वो खूनी मारा जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।